मिलता हूँ वो कहते हैं कि आजकल गाने जो हैं वो इंस्टाग्राम रील्स के लिए बनते हैं। बट जब मैं आप ही गानों को सुनता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि ये रील्स तक के गाने नहीं है। जब मैं आप ही गानों को सुनता हूँ जिस पे मैंने इश्क किया भी है, तुम ही हो पे महसूस किया है, इन पर जब अलगाव हो रहा था तो मेरे जहन में चल रहा था मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मौजूदा दौर में मैं कई बार लोगों से मिलता हूँ, वो कहते हैं कि आजकल गाने जो हैं वो इंस्टाग्राम रील्स के लिए बनते हैं, कि एक मुखड़ा अच्छा कर देंगे, जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाएगा, बाकी गाने में क्या है क्योंकि लोग सुनते नहीं उतने ज़्यादा। बट जब मैं आप ही गानों को सुनता हूँ, ज़हर से लेकर अब तक, तो मुझे ये एहसास होता है कि ये रील्स तक के गाने नहीं हैं। ये वो गाने हैं जो मेरी जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये वो गाने हैं जिस पे मैंने इश्क किया भी है, तुम ही हो पे महसूस किया है, और ये गाने हैं जिन पर जब अलगाव हो रहा था, तो मेरे ज़हन में चल रहा था मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। ये वो गाने हैं जब मैं मूव ऑन करना चाह रहा था, तो मुझसे कह रहा था कि चल घर चले मेरे हमदम, और मुझे वो कैरी कर रहे थे और अभी भी मैं उनको उतनी शिद्दत से, उतने सुकून सुनता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव कि वो 2005 में आए थे, 2011 में आए थे या 2017 में आए थे। सो ये क्यों? देखिए शुभांकर जी, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही उत्तर है, क्योंकि आपने कहा कि संगीत जो है वो हमारे जीवन गाथा से जुड़ा हुआ है। तो चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे आपके जीवन का कोई किस्सा हो, कोई दौर हो, तो उस जज्बात को आप अपने अंदर लेकर जीते हो। वो जज्बात ऐसा नहीं कि आपने 30 सेकंड का आपने जिक्र किया, रील का जिक्र किया कि 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ये जो सब बैरियर्स है, मुझे लगता है जज्बात जो है वो कभी बैरियर के भीतर जीवित नहीं रह सकता। वो तो निरंतर है। आप कई बार जीवन में आगे मूव ऑन भी कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई शख्स, कोई घटना, कोई दोस्त, वो हमेशा आप उसको जीवन भर लेकर साथ चलते हो। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए एक संगीतकार बतौर अगर मैं बात करता हूँ, तो वो संगीत जो है उन जज्बातों को मेरा श्रेय है, उन जज्बातों को मेरा तोहफ़ा है। उन कहानियों के नाम मैं संगीत करता हूँ। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि मैंने 22 साल की उम्र में गाया था ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, द ट्रेन। द ट्रेन। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि 22 साल की उम्र में आपने कौन-सी ज़िंदगी देख ली और कौन से गम इतने आपने देख लिए? तो मैं कहता हूँ कि उसका हमेशा, और अभी भी लोग, कई बार लोग मुझे हार्ट ब्रेक किंग या दर्द से गुजरा हुआ व्यक्ति, इस तरीके से लोग कई बार मेरा वर्णन करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक संगीतकार जब मैं हूँ, तो कई बार मैं आसपास की कहानियों को भी अपने संगीत में ढाल लेता हूँ। तो वो बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए कि एक आर्टिस्ट का दर्शन क्या है, और मेरा दर्शन ये है कि मैं आपकी कहानी को बयां करूं, मैं मेरे सुनने वालों की कहानी को बयां करूं, तब जब वो कनेक्ट बनता है तो मुझे लगता है वो जो नॉन स्टॉप आप बोले कि वो चलता रहा, यात्रा होती, फिर उसके ऊपर फिर समय का कोई हक नहीं है। लेकिन 22 साल की उम्र में आदमी ये कैसे बना लेता है कि दर्द में भी लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे जब याद आते हैं, चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली हमें ज़िंदगी। कुछ तो दर्द, कहीं तो प्रेरणा रही होगी ज़िंदगी में, कुछ तो खालीपन रहा होगा। देखिए, मुझे लगता है दर्द तो हम सबके जीवन का हिस्सा है। मतलब मुझे लगता है कि चाहे आप बचपन में हो या आप टीनेज में हो, आप मिड लाइफ में हो, कहीं पर भी हो, जीवन में सब कुछ परफेक्ट है नहीं। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति इस कमरे में है जिसने कभी दर्द देखा नहीं होगा या महसूस नहीं किया होगा। लेकिन ये भी होता है कि आप उसको छुपाना चाहते हो, आप उसका डंका बजाना चाहते हो, आप उसका तमाशा करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप उसको चैनलाइज़ कर लो अपने संगीत के ज़रिए, ताकि वो एक ज़रिया बन जाए आपके वार्तालाप के लिए समाज के साथ। दर्द बिकता अच्छा है। ये जो बिकना शब्द है मुझे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, लोग अपनी दर्द की कहानियों को बेचते अच्छे हैं। जी, मुझे लगता है कि वो, क्योंकि उसको ग्रहण करने वाले भी इतने लोग हैं। लोग देखते हैं कि अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है या अगर इस किरदार के साथ ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं भी इस कहानी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। बट मैं जो आपकी कहानी देखता हूँ मुझे लगता है यार, 19 साल का एक लड़का कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था, उसे गाना मिल गया। सच है ये? 19 साल में बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। डेडली कॉम्बिनेशन, आतिफ असलम 20 साल के शायद वो थे, जी, 22 के मोहित सूरी, 22 के इमरान हाशमी, 19 साल के मिथुन, एंड देन केम अ डेडली सॉन्ग, वो लम्हे वो बातें जिस पे हम सब ने वाइब ली, फिर आदत एंड फिर कैरी ऑन। हाउ दैट स्टोरी हैपेंड? तो जब ये धुन मोहित सूरी ने फ़ैसला लिया था कि वो ज़हर फ़िल्म में, उनकी पहली फ़िल्म थी, यूज़ करेंगे। तो धुन जो है वो आतिफ़ असलम लेकर आए थे।
उसका एक बेसिक ढांचा लेकर आए थे, क्योंकि वो इंडी म्यूज़िक किया करते जेल में थे। शायद जी, उनका उनका एक बैक स्टोरी है, जिससे हम मुझे इतना नहीं पता उस बारे में। लेकिन जब वो मुंबई आए तो उस बेसिक धुन को जो है उसको एक स्ट्रक्चर देना था, उसको हिंदी सिनेमा के तहत जो है अरेंज प्रोड्यूस करना था। तो मेरे पिताजी श्री नरेश शर्मा जी बहुत माने हुए म्यूज़िक प्रोड्यूसर, अरेंजर रह चुके हैं। मुझे नहीं पता नदीम श्रवण के सारे गाने सर के फादर ने अरेंज किए हैं। बिल्कुल। एंड नदीम श्रवण से बड़ा नाम 90s में कोई नहीं रहा है। तो उनका रिश्ता था मुकेश भट्ट जी के साथ में, तो मुकेश जी को लगा कि शायद मेरे पिताजी को बुला लेंगे तो गाने को जो सजाना संवारना होता है, वो उसमें मेरे पिताजी बहुत माहिर रहे हैं। तो जब पापा पहली मीटिंग के लिए गए तो उन्होंने देखा कि डायरेक्टर जो है बहुत नौजवान है, गायक जो है नौजवान है, तो उनको लगा कि शायद टीम जो है ये एक बहुत यंग टीम है, और उनको लगा कि शायद मैं, हालाँकि उस वक़्त मैं प्रोफ़ेशनल म्यूज़िक कर नहीं रहा था, मैं रियाज़ में समय बिताता था और ज्ञान बटोरने में समय इस्तेमाल कर रहा था, और मैं पापा के जो सेशंस हुआ करते थे, वहाँ पर जाके असिस्ट करना, इंटर्न करना, जो कुछ आप उसको बोल दें, मैं वो करता था। लेकिन बीइंग अ मेंटर और एक गुरु होने के नाते उनको उनकी नज़र थी मेरे ऊपर, उनको लगा शायद ये काबिलियत मेरे अंदर है। मैं मुंबई में एनएम कॉलेज है, वहाँ पर मैंने पढ़ाई की है। तो मैं कॉमर्स के लेक्चर में था। थी सो राइट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस मीटिंग में जाओ, और आई वेंट फॉर दैट मीटिंग। उस वक़्त विशेष फ़िल्म्स का जो दफ़्तर है, वो बिल्कुल उसी रोड पे हुआ करता था, जहाँ पे एनएम कॉलेज, मिठी बाई कॉलेज के नाम से जो काफ़ी चर्चित है। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ पे मेरी पहली बार मुलाकात हुई मोहित सूरी के साथ, मुकेश जी, महेश भट्ट साहब, एंड ऑब्वियसली मोहित, और फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। मैं यही सवाल पूछूंगा बट कंपनी में क्या ऐसा स्पेशल है कि पिक्चर चले ना चले गाने बहुत चलते हैं? ये दिमाग में हमारे सेट होता है कि महेश भट्ट मुकेश भट्ट की फिल्म आई है तो गाना अच्छा होगा 90 से लेकर अब तक। हालांकि जो आपके फादर का कॉम्बिनेशन है नदीम श्रवण कुमार सानू महेश भट्ट साहब समीर सर की राइटिंग जी। अगेन डेडली कॉम्बिनेशन फॉर 90s। बाद में आप लोग का एक नया कॉम्बिनेशन रहा। ये क्या भट्ट क्या में स्पेशल है बिकॉज आप इंटरनली बता सकते हो। देखिए, इंटरनली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मुझे लगता है कि उन्होंने हमेशा जज्बातों के दम पर युद्ध किया है। उनका जो युद्ध रहा है, वो कभी चकाचौंध या उसके प्रेजेंटेशन या प्रोडक्शन या ये जो बाहरी चीज़ें होती है, जो कुछ हद तक ज़रूरी होती, उसके दम पर उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर मैं क्रिएटिव लड़ाई की बात करता हूँ, उनकी लड़ाई जो रही है, उनका जो शस्त्र रहा है, वो है जज्बात। इसलिए उनके गानों में आप अगर पोइट्री देखेंगे। मुझे फिर तबाह कर मुझे फिर उला जा सितम करने वाले कहीं से तू आ जा। तेरी एग्जैक्टली। ही तरह तेरा गम भी हंसी है तू जो नहीं है कुछ भी नहीं है। तो देखिए, इस पोइट्री को प्रेजेंट करना, इसके लिए भी बहुत हौसला चाहिए, क्योंकि भट्ट साहब की अगर हम बात करते हैं तो उनका सफ़र तो बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने कैफ़ी आज़मी साहब के साथ जो काम किया है, अगर आप वहाँ से देखें, और फिर 90s में जो उन्होंने काम किया है, और जब हम युवक होने के नाते जब उनसे मिले, वो हमेशा हमसे किसी प्रेजेंटेशन की उम्मीद नहीं रखते थे। वो कभी, मुझे याद है एक घटना आपको मैं बताऊँ, मैंने एक गाना किया था मर्डर 2 में, ए खुदा गिर गया मैं जो तुझसे दूर हुआ लुट गया। तो वो जब आए रूम में, तो जैसे यहाँ पर हम 2 कुर्सी है, तो हम हमारे स्टूडियो में एक होता है स्वीट स्पॉट जिसको बोलते हैं, जहाँ पर ध्वनि का जो समागम है वो सबसे खूबसूरत होता है। तो मैंने कहा कि भट्ट साहब आप यहाँ क्यों नहीं बैठे? वो कोने में जाके बैठ गए थे, किसी उनका एक मिज़ाज है, आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि मिथुन तुम चिंता मत करो, अगर धुन में असर होगा तो वो मुझ तक पहुँच जाएगी, मुझे ढूँढ लेगी। तो ये जो फ़ितरत है, ये जो सोच है, मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं दुनिया का हर आदमी जो है, क्योंकि देखिए शुभांकर जी, मुझे लगता है कि इस पहनावे से बढ़कर और हमारे लाइफ़स्टाइल से बढ़कर, आखिरकार जब आदमी घर जाता है, मोज़े उतारता है, तो वो जो रात को सोता है, तो अपने ख़्यालों को लेकर ही सोता है। वहाँ पर ना कोई प्रेज़ेंटेशन है, ना कोई ब्रांड्स है, कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे कोई धुन उसके ज़हन में चल रही है, तो मुझे लगता है द बैटल इज़ वॉन। ट्रू। तो ये जब वो लम्हे वो बातें हैं इसी कोई स्टोरी है अच्छी क्योंकि आप तीनों पहली या चारों पहली बार शायद काम करें सब नए थे। जी। सबको अपने आप को प्रूव करना था। आज सब लेजेंड है। इमरान हाशमी अपनी दुनिया में लेजेंड है। मोहित सूरी के हम सब लगातार फिल्में देख रहे हैं। आतिफ अभी इंडिया में कम काम कर रहे हैं बट अगेन जी। एक अलग तरह की म्यूजिक की शुरुआत आतिफ ने की। मास इंडिया फैन फॉलोइंग है एंड जी। सेम आपकी। तो उस टाइम में कोई स्टोरी है चारों की कैसे आपस में कॉम्बिनेशन बना? इसमें एक एक और बहुत अहम किरदार है, जिनका नाम है सईद कादरी साहब।
क्या कमाल! वो आप मुझे लगता है आपके फ़ेवरेट राइटर शायद वो हैं। आप लोगों ने बहुत काम किया साथ बहुत में। काम किया। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि और उनकी शायरी पे तो मैं कमेंट मतलब कर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। और उनकी शायरी में मैं यही चीज़ देखता हूँ कि उनकी शायरी में ग्लैमर नहीं है शुभंकर जी। उनकी शायरी में क्या कहते हैं ना कि ज़ख्म दिखने लगे दरारों से। ज़िंदगी इस तरह से लगने लगी कि रंग उड़ जाए जैसे दीवारों से। अब छुपाने को मुझको कुछ ना रहा, ज़ख्म दिखने लगे दरारों से। तो ये जो ऑनेस्टी है, आवारापन, बंजारापन एक खला है सीने में। तो मुझे लगता है कि ये भी किरदार बहुत अहम था उस कमरे में।